नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 2 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हमीद बकाइको बने हैं। हमीद बकाइको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एमादू गौन कुलीबाली का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद से हमीद बकाइको देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन? हमीद बकाइको। और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अलासेन ओतारो। राजधानी यामोसुक्रो। मुद्रा CFA फ्रांक। अब बात करते हैं दोस्तों कि अदर ऑप्शन का। एमान इज्जत। हाल में एमान इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैप जेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। थियरी डेलापोर्ट। तो हाल में विप्रो ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कवारेसा अब्दुल। तो टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता कवारेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हमीद बकाइको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आर पावर यानी रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश की बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षरित समझौता बांग्लादेश के मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन, लगभग 4,798 करोड़ रुपये का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाइप में से एक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश के बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। और कितना मेगावाट दोस्तों? तो 745 मेगावाट। कितना मिलियन? तो $642 मिलियन। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिलायंस पावर के अध्यक्ष कौन है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई। अब बात करते हैं बांग्लादेश दोस्तों। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दुरई स्वामी। अदर ऑप्शन, कतर। तो कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा कतरी रियाल, प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल थानी, कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल। बहरीन। तो बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीन दिनार, प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान। और बहरीन में भारत के राजदूत पीयूष श्रीवास्तव। निकारागुआ। तो निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ, मुद्रा निकारागुआ कोडोब, राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा। निकारागुआ में भारत के राजदूत श्री उपेंद्र सिंह रावत। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश के बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलिट पैनल में प्रवेश करने वाला कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र का एम्पायर बन गया? तो नितिन मेनन दोस्तों, नितिन मेनन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने एम्पायरों के एलिट पैनल में एक बार फिर भारत को जगह दी है। युवा एम्पायर नितिन मेनन इस पैनल में जगह पाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। कितने भारतीय दोस्तों? तीसरे भारतीय बन गए हैं। महज 36 साल के नितिन आज तक इस पैनल में जगह पाने वाले सबसे युवा एम्पायर माने जा रहे हैं। उन्हें एलिट पैनल की वार्षिक समीक्षा और ICC द्वारा संचालित की गई चयन प्रक्रिया के बाद इस पैनल में 2020-21 सीजन के लिए शामिल किया गया है। तो नितिन मेनन इस पैनल में शामिल होने वाले अब तक के महज तीसरे भारतीय अंपायर हैं। इससे पहले श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि ये मुकाम
हासिल कर चुके हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलिट पैनल में प्रवेश करने वाला कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र का एम्पायर बना? नितिन मेनन। और ये तीसरे भारतीय हैं। पहले कौन है? श्रीनिवास वेंकटराघवन, दूसरे सुंदरम रवि, तीसरे नितिन मेनन। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी, अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। उर्जित पटेल को हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है। अनमोल नारंग, तो अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनी है। जी किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा गर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन रूस में किया गया। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? रूस में। और अगला आयोजन 2021 में कहाँ होगा ब्रिक्स का? तो भारत में। अब प्रकाश जावड़ेकर ने क्यों भाग लिया दोस्तों? क्योंकि हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, इसलिए उन्होंने इसकी मेजबानी की भारत की ओर से। अब प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों तो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। बात करते हैं रूस का दोस्तों, तो रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, मुद्रा रूबल और रूस में भारत के राजदूत डीबाला वेंकटेश वर्मा। अदर ऑप्शन जापान, तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार। इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन, राजधानी जेरूसलम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा इजरायली नई शकेल, इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, राष्ट्रपति अशरफ गनी, मुद्रा अफगानी, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? रूस। 5वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसका मसौदा ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया? के कस्तूरी रंगन वह इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार ने पैनल का गठन किया था। पिछले साल वर्ष 2019 में इस पैनल ने एचआरडी मिनिस्ट्री को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया था। मंत्रालय ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। 2.25 लाख सुझाव आए थे। इससे पहले देश में 1986 में शिक्षा नीति आई थी। कब आई थी? 1986 में शिक्षा नीति आई थी। उसमें 1992 में सुधार किए गए थे। अब नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा नीति क्या होती है दोस्तों? तो हम भविष्य में वर्क फोर्स कैसा तैयार करना चाह रहे हैं, हम समाज को कैसा बनाना चाह रहे हैं, वो होती है शिक्षा नीति। अब बात करते हैं दोस्तों कि अदर ऑप्शन का, तो जीन कैस्टेक्स, हाल में जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भरत पन्नू दोस्तों, तो हाल में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर 3रा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए दोस्तों। ये 29 मई का करंट अफेयर्स था दोस्तों कि भरत पन्नू
भारतीय सेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट भरत पन्नू। उन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किए। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। फिरिया ठकराल, तो नई दिल्ली में ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा फिरिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट याद रखिएगा, रट लीजिएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा मॉडल बनाए जाने का प्रावधान है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अंडर ग्रेजुएट को कई स्तर पर विभाजित करने का प्रावधान है। ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल का हो सकता है। 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। इन सब का क्रेडिट स्टूडेंट को मिलेगा। स्टूडेंट चाहे तो कभी कोर्स छोड़ सकता है और चाहे तो वापस ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ग्रेजुएशन का 1 साल से 2 साल पूरा किया और आगे पढ़ाई नहीं कर पाया तो डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा होगा कि उसे उस अवधि तक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह क्रेडिट उस छात्र के नाम पर दर्ज हो जाएगा जब भी वो वापस ज्वाइन करना चाहता है तो वह कर सकता है। अगर कोई यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे बस 3 साल के ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कोई मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी करना चाहता है तो उसे 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा, मतलब आखिरी साल रिसर्च से रिलेटेड होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन। आईआरसीटी, तो हाल में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और एसबीआई कार्ड द्वारा रूपे प्लेटफॉर्म पर एक नया ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, एसबीआई कार्ड द्वारा रूपे प्लेटफॉर्म पर एक नया ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है आईआरसीटीसी में। आईएलबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीआरडीओ, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की गई है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा दोस्तों डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू किया गया है। किसके उपलक्ष्य में? तो पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? तो दोस्तों तीसरा, यह आज़ाद भारत के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आई थी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान आई। इसके बाद 1992 में कुछ सुधार किए गए थे और अब 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान पॉलिसी आई है। तो यानी तीसरी दोस्तों। इन सबसे पहले यानी आज़ाद से पहले अंग्रेजों के शासनकाल के समय लॉर्ड थॉमस बेंटिंगटन मैकाले ने 1854 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। इसको लेकर कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वालों का ऐसा वर्ग तैयार करने की योजना थी जिसके तहत लोगों का रंग और खून तो भारतीय हो लेकिन सोच अंग्रेजों जैसी हो जाए। हालांकि यह भी सच है कि भारत में दलितों को कानूनी रूप से पहली बार पढ़ने का हक इसी एजुकेशन पॉलिसी से आया था, वरना उस समय दलितों के लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत दूर की बात थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? तीसरा दोस्तों। पहली बार कब? 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम।
और 1986 में राजीव गांधी और 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 142वां दोस्तों, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे पहली रैंक पर और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है। 63वां, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में भारत ने 14 पायादान के छलांग लगाकर अब भारत 63वें नंबर पर है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों 63वें नंबर। 84वां, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 2 स्थान खिसक कर 84वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरे स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों पी हरि कृष्णा भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरे स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड में 26 नंबर पर काबिज खिलाड़ी ने शीर्ष पर रहने वाले पोलैंड के रेडोस्लाव वोजतजेक की तुलना में 10 अंक कम हासिल किए। इससे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर 5.5 अंक के साथ एक्सटेंस चेस 960 टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहे थे। तो दोस्तों किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरे स्थान पर हासिल किया? पी हरि कृष्णा। कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति एलन बर्सेट। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मोनिका कपिल मोहता। और अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों। तो वरुण श्रीधर, पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में नियुक्त किया है। सुनील यादव, तो हाल में सुनील यादव एसएस को संयुक्त राष्ट्रीय और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्चना सोरेंग, तो हाल में अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो यह था दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स। और कल का करेंट अफेयर दोस्तों बस हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र साहब। किस राज्य का बीजापुर जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर है? छत्तीसगढ़। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? N शिवरामन। किस संस्था ने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड विकसित किया है? डाइट। पर्सनल UPI पेमेंट लिंक mpay.me किसने लॉन्च किया है? तो मोबीक्विक दोस्तों। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है? अर्चना सोरेंग। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किसने बहुत जरूरी है अभियान की शुरुआत की है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों यह था आज का करेंट अफेयर्स और कल का करेंट अफेयर्स। और कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करेंट अफेयर्स करवाया और कल का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और शेयर जरूर दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।